Hello everyone, welcome to UPSC IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। कल की वीडियो में हमने लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 35 सबऑर्डिनेट कोड को अच्छे से फिनिश कर लिया था। अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आज की वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत का, जो कि चैप्टर नंबर 36 ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे कि ट्राइब्यूनल्स किस तरीके से फॉर्म किए गए हैं, किस किस पर्सपेक्टिव में उनका रोल क्या है, क्यों उन्हें बनाया गया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। और ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी इस पर्टिकुलर वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश कर दूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। बैकग्राउंड की हम बात करें सबसे पहले तो बताया गया है कि द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द ट्रिब्यूनल्स। यानी जब हमारा संविधान बनाया गया था 1950 में, जब कमेंस हुआ था, तो उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि ट्रिब्यूनल्स के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यानी कि हम कह सकते हैं 1950 से लेके 1976 के टाइम के पीरियड में ऐसा कुछ हुआ होगा कि हमारी जो भी कह सकते हैं जुडिशरी है या फिर गवर्नमेंट है, उनको नीड लगी कि किस तरीके से ट्राइब्यूनल्स का होना हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे बेसिकली सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनका जो वर्कलोड है कहीं ना कहीं उनको कम करने में और स्पीडी ट्रायल करने में जो है हेल्प करेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई देखने को मिलेगा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1976 के अंदर, और उसने ऐड किया न्यू पार्ट 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नया पार्ट ऐड किया गया 14A। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ट्रिब्यूनल्स को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दिस पार्ट इज एंटाइटल्ड एज ट्रिब्यूनल, यानी जो आपका ये पार्ट 14A है, इसका जो मेन टाइटल रखा गया वो क्या था, ट्रिब्यूनल्स था। ठीक है, एंड इसके अंदर आपको दो मेन आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। पहला है आर्टिकल 323A, जो कि डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इन द सेंस कि ऐसे ट्रिब्यूनल जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए जो है बेसिकली वहाँ पे ऐसे केसेस आएंगे जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो। और इसके बिहाफ में आपको देखने को मिलेगा दो ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, एक है आपका कैट और दूसरा है सैट। कैट बेसिकली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है और सैट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। अब बाकी हम इसको डिटेल में अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देन हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 323B की, जो कि डील करता है विद द ट्रिब्यूनल्स ऑफ अदर मैटर। यानी बाकी जो अदर मैटर्स है वो कौन कौन से मैटर्स है वो भी हम डील करेंगे। उन मैटर्स के लिए कहीं ना कहीं आपको बाकी ट्रिब्यूनल्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की। तो आर्टिकल नंबर 323A एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो प्रोवाइड करे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। यानी हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर दी गई है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश करे फॉर द एजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विस ऑफ द सेंटर, स्टेट, लोकल बॉडी, पब्लिक कॉरपोरेशन एंड अदर अथॉरिटीज़। यानी कि हमारे ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं सेंटर के सर्विस में कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हैं, या फिर स्टेट सर्विस में एम्प्लॉयड हैं, या फिर लोकल बॉडीज़ जो होगी, पंचायत, म्यूनसिपालिटी, वहाँ पे हैं, पब्लिक कॉरपोरेशन जो है, मतलब ऐसे कॉरपोरेशन जहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपकी गवर्नमेंट है उसका कोई ना कोई स्टेक है, थोड़ा बहुत शेयर जो है गवर्नमेंट का, दैट्स वाई उसको पब्लिक कॉरपोरेशन कहते हैं। कुछ पब्लिक बेसिकली अथॉरिटीज़ है, तो वहाँ पे काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ है, चाहे सेंटर की बात करें, चाहे वो स्टेट की बात करें, चाहे लोकल बॉडीज़ की बात करें, तो उन एम्प्लॉयज़ का अगर मान लो कोई भी डिस्प्यूट निकल के आता है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कि कैसे उनको रिक्रूट करना है, क्या उनकी सर्विस कंडीशन होगी, तो उन सब केसेस को जो सुनने की जो पावर है, यानी उसका जो जुरिस्डिक्शन है, वो आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास देखने को मिलेगा इन केस ऑफ सेंटर, और स्टेट का जो होगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास होगा। In other words, the Article 323A enabled the Parliament to take out the adjudication of dispute related to the service matter from the civil court and the high court and place it before the administrative tribunal। यानी कि कह सकते हैं कि जो आपका 1976 से पहले जो भी इस तरह के डिस्प्यूट जो होते थे सर्विस कंडीशंस के रिलेटेड या फिर आपका रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो ये सारे डिस्प्यूट आपका या तो हाई कोर्ट सुन रहा होता था या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट सुन रहा होता था। बट क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा वर्कलोड है, दैट्स वाई हमारी पार्लियामेंट ने क्या किया, इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के थ्रू ट्रिब्यूनल्स को ऐड किया, और उनके पास पावर आ गई कि किस तरीके से ऐसे सारे काम, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट आएंगे, चाहे वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो, सर्विस कंडीशन से रिलेटेड हो, उनको सुनने का जो कहीं ना कहीं जुरिस्डिक्शन है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास होगा। और ऐसे केसेस
जो कहीं ना कहीं सिविल कोर्ट के अंदर चल रहे हैं या फिर हाई कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, उन केसेस को जो है बेसिकली छीन कर इन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल को दे दिया गया कि भाई अब ये जो मैटर्स है ये हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट अब इसको नहीं सुनने वाले आप, क्योंकि आपको बेसिकली स्पेशलाइज कर दिया गया है कि इन सारे एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट आएगा भाई आप ही सुनोगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कल जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो आपका हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कह लो या फिर जितने भी जो लोअर कोर्ट्स हो गए, अब हाई कोर्ट का जब हम पढ़ रहे थे किस तरह से सुपरवाइज करता है, तो एक चीज़ हमने यहाँ पे ये भी देखी थी कि हाई कोर्ट ये भी चेक करता है कि जो उसके नीचे जो लोअर कोर्ट्स हैं वो ऐसा केसेस में ही इन्वॉल्व हो जो कहीं ना कहीं उनके जुरिसडिक्शन में आता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी की बात करूँ सिविल कोर्ट की, तो अगर मान लो सिविल कोर्ट ऐसा कोई मैटर, ऐसा कोई डिस्प्यूट जो कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है या फिर सर्विस कंडीशन से रिलेटेड है, इस डिस्प्यूट को कहीं ना कहीं जुरिसडिक्शन करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना जजमेंट देने की कोशिश कर रहा है, तो वो चीज़ गलत मानी जाएगी। क्यों गलत मानी जाएगी? बिकॉज ये सिविल कोर्ट के अंडर अब आता ही नहीं है। अब ये जो है केस कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास आएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल जो है इसके लिए स्पेशलाइज्ड बॉडी है, और ये काम जब स्पेशलाइज्ड बॉडी का है तो कोई और कोर्ट बेसिकली यहाँ पे जुरिसडिक्शन नहीं कर सकता। तो इसलिए हाई कोर्ट जो है अपनी सुपरवाइजरी पावर से ये भी चेक करेगा कि जो राइट अथॉरिटी जो है बनाई गई है जिस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को सुनने के लिए, वही राइट अथॉरिटी जो इस पर्टिकुलर केस को सुने। अगर उसके अलावा अगर कोई करती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो हाई कोर्ट जो है कहीं ना कहीं पिक्चर में आएगा और वहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी डायरेक्शन के थ्रू उनको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि कोई भी कोर्ट आ जाए और वो पर्टिकुलर केस सुनने लग जाए। नहीं, जो भी राइट अथॉरिटी बनाई गई है जिस पर्टिकुलर केस को सुनने के लिए, उन्हीं का काम है कि वो उस केसेस को सुने। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 323A द पार्लियामेंट हैज़ पास्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। ठीक है, भले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा 1976 में इसको ऐड कर दिया गया था, बट क्योंकि पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए कहीं ना कहीं से पावर तो चाहिए, दैट्स वाई पार्लियामेंट ने क्या किया 1985 पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट बनाती है, और इस एक्ट के थ्रू कहीं ना कहीं ऑथोराइज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इस्टेब्लिश करे एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। मतलब जितने भी स्टेट्स हैं, अगर मान लो स्टेट्स की डिमांड है कि भाई हमारे अंदर भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होना चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, स्टेट सर्विस में जो एम्प्लॉयज़ है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट को हैंडल करे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथोराइज किया जाता है इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू कि वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी पर्टिकुलर स्टेट में स्टैब्लिश कर सकते हैं। This act opened a new chapter in the sphere of providing speedy and inexpensive justice to the aggrieved public servant। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीडी और इनएक्सपेंसिव। ठीक है, स्पीडी इन द सेंस अगर मान लो अगर यही केस पहले जब हाई कोर्ट या फिर सिविल कोर्ट के अंदर आता था, तो क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा वर्कलोड है, तो ऐसे केसेस को कहीं ना कहीं जस्टिस प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। और आप खुद सोचो कि ऐसा कोई एम्प्लॉय जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा है, चाहे वो सेंटर के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करे या फिर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करे, अगर उसके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट है और वो डिस्प्यूट अगर मान लो 3-4 साल तक पेंडिंग रह जाए, तो सोचो कितना डिफिकल्ट होगा। मतलब उसके पास इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है, उसने कहीं ना कहीं एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा तब उस पोस्ट पे वो आया होगा, और फिर भी उसके आने के बाद आपको देखने को मिल रहा है कुछ ना कुछ डिस्प्यूट निकल के आ रहा है, तो उसका कितने साल जो वेस्ट हो जाएंगे ना अगर वो इस पर्टिकुलर कोर्ट का वेट करे, इसके मतलब इसके जजमेंट का वेट करे। ठीक है, या फिर अगर हम बात करो अगर मान लो कोई पर्सन है वो एलिजिबल है, इतना अच्छा उसने काम किया है कि मान लो उसकी सर्विस कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, उसका प्रमोशन बेसिकली होना चाहिए, बट क्योंकि उसके प्रमोशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया, वो डिस्प्यूट कहीं ना कहीं हाई कोर्ट पे मान लो 5-5, 10-10 साल से पेंडिंग पड़ा है, डेट ही नहीं आ रही है, किस तरीके से होगा, तो वो पर्सन तो ऑलरेडी डिमोरलाइज हो जाएगा कि भाई इतना अच्छा मैंने अपना परफॉर्मेंस किया, और जब प्रमोशन की बात आई तो इस तरह से डिस्प्यूट हो रहा है, और कहीं ना कहीं अब हाई कोर्ट के मैं चक्कर काट रहा हूँ, पैसे खर्च जो अलग हो रहे हैं वो हो रहे हैं, और जो है स्पीडी ट्रायल जो है वो भी नहीं हो रहा है। तो इन सारी प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं सॉल्व करने के लिए, और मेन जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से चल सके, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके जो डेली मर्रा के काम है, यानी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो भी डेली वर्क होते हैं, उन वर्क में कहीं ना कहीं कोई पेंडेंसी ना आए। ठीक है, अगर उनके एम्प्लॉयज़ को जो बेसिकली दिन रात वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्हीं एम्प्लॉयज़ को अगर मान लो इस तरह से धक्के खाने पड़े हाई कोर्ट के, इतना ज़्यादा वेट करना पड़े जस्टिस के लिए, तो वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं ख़राब कर देगा। और एक बार एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं ख़राब होने लग गया, अच्छे से वर्क नहीं करेगा, तो आप सोच सकते हो देश को चलाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज यही जो स्टेट के जो एम्प्लॉयज़ है, सेंटर के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं,
कहीं ना कहीं डे टू डे एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा इंडल्ज होते हैं कि उन्हीं से बेसिकली देश चलता है। अगर वही कहीं ना कहीं ये सारे स्पीडी और इनएक्सपेंसिव जस्टिस अगर उन्हें ना मिले तो वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दैट्स वाइज आपको देखने को मिलेगा हमारे पार्लियामेंट ने स्पेसिफिकली इन लोगों के लिए जो है बहुत अच्छा मैं कह सकते काम किया है कि एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दिया, ताकि एक तो जल्दी उनको न्याय मिल सके और वहाँ पे उनके कोई पैसे भी खर्च ना हो, ठीक है, इनएक्सपेंसिव तरीके से। अब कैसे इनएक्सपेंसिव होगा वो भी अभी हम बात करेंगे कि सिर्फ 50 रुपये, सोचो 50 रुपये फ़ी ली जाती है यहाँ पे, और इतने कम पैसों में भी आपको देखने को मिलेगा जो भी प्रॉब्लम है, यानी जो भी आपका केस है वो यहाँ पे सही तरीके से स्पीडी तरीके से सॉल्व भी हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि लक्ष्मीकांत में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ, अगर यूज़फुल लगे तो आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें और नीड देखें क्यों एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल की क्या मतलब हिस्ट्री रही है, तो आपको देखने को मिलेगा द कंसेप्ट ऑफ ट्रिब्यूनलाइजेशन इमर्ज हुआ था इंडिया में विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इनकम टैक्स एपिलिएट ट्रिब्यूनल बिफोर इंडिपेंडेंस। यानी इंडिपेंडेंस से पहले आपको देखने को मिलेगा इनकम टैक्स एपिलिएट ट्रिब्यूनल बनाया गया था। उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर कि इस तरीके से उस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल ने हेल्प किया ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसको सॉल्व करने के लिए। देन आपको देखने को मिलेगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के बाद देयर वाज अ ग्रोइंग नीड टू रिजॉल्व एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट एफिशिएंटली एंड स्विफ्टली, ठीक है, ताकि ऐसे सारे जो केसेस, क्योंकि उस समय इतने सारे केसेस देखने को मतलब उस समय क्या अभी भी आपको देखने को मिलेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होना वो हर टाइम आपको देखने को मिलेगा बढ़ते ही जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उनको जल्दी से जल्दी टाइमली जो है रिजॉल्व करना। एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस टू एड्रेस दिस नीड इंश्योरिंग द स्पेशलाइज्ड, और मेन चीज़ के स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की यहाँ पे ज़रूरत है कि एक स्पेशलाइज्ड जज वहाँ पे हो, जो भी चीज़ें हैं जो अच्छी तरीके से अच्छी मैनर से जो है कहीं ना कहीं उसको केस को सॉल्व किया जाए। अब मेन चीज़ आपको देखने को मिलेगा जब भी हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट की हम बात करें या फिर अदर कोर्ट्स की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पे आपको जो बेसिकली देखने को मिलेगा कि वो वहाँ पे जो है बेसिकली फॉलो कर रहे होते हैं आपका सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है। बट अगर आप सिविल प्रोसीजर कोड की बात करो तो वहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं ट्रिकी हैं, ठीक है। अगर आप उन्हीं मेथड को यूज़ करके इन सब केसेस को भी सॉल्व करोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डिले तो होगा, बट क्योंकि आपको ऐसे केसेस को जल्दी सॉल्व भी करना है तो आपको देखने को मिलेगा एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को यूज़ किया जाता है। उससे क्या होता है कि आप सही तरीके से सही पर्सन को जो भी न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए ना, वो आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। वो क्या है नेचुरल जस्टिस, वो अभी मैं जब ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो हम चलते हैं अब अपना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पे। तो देखने को मिलेगा कि द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वॉज सेटअप इन 1985 में सेटअप किया गया था विद प्रिंसिपल ब्रांच इसके दिल्ली में दिखेगी एंड एडिशनल ब्रांचेस आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में दिखेंगी। तो भले डिफरेंट स्टेट में इसके एडिशनल ब्रांचेस हों, बट वो काम किसके लिए करेंगी याद रखना, वो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए काम करेंगे। सेंट्रल एम्प्लॉयज़ जो हैं कहीं ना कहीं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट आता है उन डिस्प्यूट को ये सुनने का काम करेंगी, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि भाई स्टेट के अंदर जो है CAT यानी कैट का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है तो क्या वो स्टेट के एम्प्लॉयज़ को भी वहाँ देख रही है? नहीं, स्टेट के एम्प्लॉयज़ देखने के लिए ऑलरेडी जो है उस पर्टिकुलर स्टेट में एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी दिखेगा जो सिर्फ स्टेट एम्प्लॉयज़ के लिए काम करेगा। बट अगर एक स्टेट के अंदर मान लो कोई एडिशनल ब्रांच होती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, तो वो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए काम करती हैं। एट प्रेजेंट इट वॉज 19 रेगुलर ब्रांचेज आपको देखने को मिलेंगे, 17 ऑफ विच ऑपरेट एट द प्रिंसिपल सीट ऑफ द हाई कोर्ट की, जहाँ जहाँ प्रिंसिपल सीट है हाई कोर्ट के, जो हाई कोर्ट की आपको सीट्स देखने को मिलेगी, जैसे यूपी की आपको इलाहाबाद में देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे जो है वो 17 हाँ जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उनकी सीट वहाँ पे ऑपरेट कर रही है। एंड द रिमेनिंग 2 जो है आपको जयपुर और लखनऊ में देखने को मिलेंगी। एंड दीज बेंचेस आल्सो होल्ड सर्किट सीटिंग भी होती है एट अदर सीट्स ऑफ द हाई कोर्ट में। अभी सर्किट सीटिंग क्या होती है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये यहाँ पे आप ये एक टेबल देख सकते हैं, लक्ष्मीकांत में मेंशन है। यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे ब्रांचेस एंड देन टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या है इस ब्रांच का। पहला जो हमने बात की थी प्रिंसिपल ब्रांच आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगी, जिसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन उस पर्टिकुलर NCT तक या नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो दिल्ली की वहाँ तक सीमित है। एक ब्रांच आपको इलाहाबाद में देखने को मिलेगी जो कि क्या है यूपी उत्तर प्रदेश में है, एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट कवर्ड बाय द लखनऊ बेंच एंड द उत्तराखंड। लखनऊ बेंच की बात करें उत्तर प्रदेश में है, एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट कवर्ड बाय द इलाहाबाद, यानी जो इलाहाबाद ने कर दिया उसके अलावा जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर बेंच के अंदर आएगी। एंड नेक्स्ट है आपका कटक बेंच है जो कि उड़ीसा में। हैदराबाद बेंच जो है आपको बेसिकली आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में इसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन देखने को मिलेगा।
बेंगलोर की जो बेंच है उसका कर्नाटका में है, मद्रास बेंच का तमिलनाडु और पुदुचेरी में है, इरानाकुलम बेंच का केरला और लक्षद्वीप में है, बॉम्बे बेंच का आपका महाराष्ट्र, गोवा, दादर है नगर हवेली, दमन एंड दीव। याद रखना इस पर्टिकुलर एरिया में आपको ऑलरेडी जो है बॉम्बे का जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो देखने को मिलेगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे बॉम्बे बेंच भी बनाई गई है। अहमदाबाद बेंच गुजरात में इसका है, जोधपुर बेंच राजस्थान में है, एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट कवर्ड बाय दी जयपुर बेंच, क्योंकि जयपुर बेंच की जो चीज़ें, बेंच की जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो तो जयपुर देखेगा, उसके अलावा जो है आपका जोधपुर बेंच देखेगा। नेक्स्ट है आपका जयपुर बेंच राजस्थान में है, एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट कवर्ड बाय द जोधपुर बेंच, यानी जो चीज़ें जोधपुर बेंच के अंदर आ रही है उसको भाई वो देखेगा। ऐसा नहीं है कि जयपुर बेंच जो है जोधपुर के एरियाज जो है वहाँ पे जाके उस पर्टिकुलर केसेस को भी सुनेगा, नहीं, जो जिस एरिया के लिए बनाया गया जिसका जुरिडिक्शन जो है ना वो उसी जुरिडिक्शन के अंदर काम करेगा। चंडीगढ़ बेंच की बात करें, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ आएगा। जबलपुर बेंच मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, पटना बेंच बिहार एंड झारखंड है, कलकत्ता बेंच वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, अंडमान एंड निकोबार है। गुवाहाटी बेंच की बात करें तो उसके अंदर असम है, मेघालय है, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मतलब ऑलमोस्ट सारे जो नॉर्थ ईस्ट है वो आ गए इसमें। जम्मू बेंच की बात करें तो जम्मू कश्मीर है, एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट कवर्ड बाय द श्रीनगर बेंच, क्योंकि वो अलग से हैं, एंड द लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। श्रीनगर बेंच जो कि जम्मू कश्मीर में है, एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट कवर्ड बाय द जम्मू बेंच एंड द कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। तो ये हमने बेसिकली आपको क्या देख लिए, 19 जो हमने बेसिकली अभी देखे हैं ये आपके रेगुलर बेंचेस हैं, ठीक है, याद रखना रेगुलर बेंचेस हैं। अब हम बात करते हैं आपके सर्किट सिटिंग की ऑफ बेंचेस ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे जो सर्किट सिटिंग है आपको एक इलाहाबाद बेंच देखने को मिलेगा, जिसकी सर्किट सिटिंग आपको कहाँ दिखेगी, नैनीताल के अंदर, ठीक है। कलकत्ता बेंच की सर्किट सिटिंग आपको पोर्ट ब्लेयर गैंगटॉक में देखने को मिलेगी। चंडीगढ़ बेंच की शिमला में है, मद्रास बेंच की पुदुचेरी में है। इसके अलावा हम बात करते हैं गुवाहाटी बेंच की सर्किट सिटिंग शिलोंग में है, ईटानगर, कोहिमा, अगरतला, इम्फाल और ऐजवाल। जबलपुर बेंच की सर्किट सिटिंग इंदौर, ग्वालियर और बिलासपुर में है। बॉम्बे की नागपुर, औरंगाबाद, पनाजी में है। पटना बेंच की रांची में सर्किट सिटिंग है और इनाकुलम बेंच की लक्षद्वीप में है, ठीक है। मतलब जो सर्किट सिटिंग है मतलब ऑब्वियसली मेन आपका देखो प्रिंसिपल ब्रांच है, उसके बाद छोटी छोटी आपको देखने को मिलेगी रेगुलर ब्रांचेस है, फिर सर्किट सिटिंग मतलब एक और छोटा एरिया कवर करने के लिए इनको बनाया गया ताकि उस पर्टिकुलर एरियाज में भी जिस तरीके से जो भी डिस्प्यूट आता है उनको सुन सकें। बाकी ये 2 पर्टिकुलर एक्ट तो मैंने बताई दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि जिस तरीके से आपको ट्रेडिशनल कोर्ट्स देखने को मिलते हैं, यानी ट्रेडिशनल हायरार्की देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, उसके बाद आपके हाई कोर्ट आते हैं, देन आपके डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं, तो वो हायरार्कियल सिस्टम आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि देर इज़ नो हायरार्की अरेंजमेंट अमंग द डिफरेंट, यानी जितने भी डिफरेंट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है जो काम कर रहे हैं उनका अपना कहीं ना कहीं जुरिडिक्शन है। ऐसा नहीं है कि जो इलाहाबाद में जो बनाया हुआ है कहीं ना कहीं वो गुवाहाटी के जो है उसके अंडर काम करे, कोई सबऑर्डिनेशन में नहीं है। यहाँ पे हर एक ट्रिब्यूनल जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव वो इंडिपेंडेंटली तरीके से काम करेगा, अपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए उस हिसाब से काम करेगा। ऐसा नहीं है अगर मान लो किसी भी ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई भी डिसीजन, कोई भी जजमेंट, कोई भी ऑर्डर दिया जाता है, तो क्योंकि हमने हाई कोर्ट में देखा था कि उस पर्टिकुलर जजमेंट के अगेंस्ट अपील डालने की जो चीज़ है वो आपको हाई कोर्ट के अंदर देखने को मिलेगी, यानी डायरेक्टली वो जो अपील है वो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाल सकते। ये हमने चंद्रा केस में देखा था कि सबसे पहले उस पर्सन को जो है हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में भी उसको न्याय नहीं मिलता, यानी कहीं ना कहीं वो जो अपील उसने डाली थी उसके अगेंस्ट उसको वो पर्टिकुलर जस्टिस नहीं मिलता, देन वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, बट पहले उसको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान में रखना कि कोई हायरार्किकल सिस्टम यहाँ पे कैट का नहीं देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे बताया जा रहा है कि द कैट एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन रिलेशन टू द रिक्रूटमेंट एंड ऑल द सर्विस मैटर ऑफ पब्लिक सर्वेंट कवर्ड बाय इट, यानी जो पब्लिक सर्वेंट की यहाँ पे बात की जा रही है सेंटर की, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। ओरिजिनल का मतलब अगर जिस भी फर्स्ट इंस्टांस पे अगर वो डिस्प्यूट निकल के आता है तो डायरेक्टली जो इनके पास आएगा अपील के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल का मतलब है अपील के फॉर्म में ना आके फर्स्ट इंस्टांस में डायरेक्टली कैट जो है कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करेगा। एंड इट्स जुरिडिक्शन एक्सटेंड करता है ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी जो ऑल इंडिया सर्विसेज आपको देखने को मिलती है जहाँ पे आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और आईपीएस देखने को मिलेगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, तो इन सब चीज़ों में भी आपका कैट जो है अगर इन सारे जो भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आप काम करते हैं
वहाँ पे उनके बेसिकली रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उनकी कहीं ना कहीं सर्विस कंडीशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कैट कहीं ना कहीं उसको जुरिसडिक्शन करता है। इसके अलावा सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो हो गए, वहाँ पे सेंट्रल सिविल सर्विसेज में आपका इंडियन फॉरेन सर्विस आ जाएगा, ठीक है। सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर एंड द सिविल एम्प्लॉयज़ ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ जो इसके अंडर आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बेसिकली रिक्रूटमेंट या फिर सर्विस कंडीशन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो कैट के पास जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपको कवर समझ में आ गया कि ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन आते हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज में कौन आते हैं, सिविल पोस्ट जो होती है अंडर सेंटर, वो भी कहीं ना कहीं आप समझते हो। बट यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है कि सिविलियन एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफेंस सर्विस, तो किस तरीके से सिविलियन एम्प्लॉयज़ डिफेंस सर्विस में होते हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस होते हैं ना, उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे क्रूशियल रोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं डिफेंस सर्विसेज के द्वारा। अगर हम बात करें सबसे पहले डिफेंस सिविलियंस की, तो ये जो होता है दे वर्क करते हैं अलॉन्गसाइड यूनिफॉर्म पर्सनल इन वेरियस डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट जो होती हैं, वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं काम करते हैं। और इनका रोल जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टास्क भी ये संभालते हैं, और साथ साथ जो टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए होता है एक आर्म्ड फोर्सेस को, वो भी कहीं ना कहीं प्रोवाइड करने का काम करते हैं ये सिविलियंस। एंड दे कंट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस की। तो अगर हम कैटेगरीज की बात करें डिफेंस सिविलियंस की, कि मतलब डिफेंस सिविलियंस इन द सेंस है तो वो सिविलियंस, बट डिफेंस मिनिस्ट्री में कहीं ना कहीं या फिर डिफेंस रिलेटेड जो है कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे काम करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन डिफेंस सर्विस इंजीनियर्स की। तो ये जो होते हैं कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल फंक्शन जो भी प्रोवाइड करने हैं विद इन द डिफेंस सर्विस के अंदर, वो प्रोवाइड करते हैं। हैंडल करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, मेंटेनेंस करना या फिर उनके कंस्ट्रक्शन करना। तो ये जो भी प्रोजेक्ट्स है वो है तो डिफेंस से रिलेटेड, बट काम कौन कर रहा है, सिविलियंस काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा इंडियन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सर्विस होता है। इसके अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं मैनेज करते हैं डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट को, लेते हैं, इंश्योर करते हैं कंप्लायंस, क्वालिटी को देखना, टाइमली डिलीवर करना, वो सब चीज़ें आती हैं। एंड दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन प्रोक्योरमेंट एंड वेंडर मैनेजमेंट, किस तरीके से चीज़ों को प्रोक्योर करना है, वेंडरिंग का काम करना है, वो सब चीज़ें ये संभालते हैं। फिर आपके जूनियर इंजीनियर्स देखने को मिलेंगे। ये जो होते हैं बेसिकली रिक्रूट किए जाते हैं थ्रू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी आपने देखा होगा जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है, उस एसएससी के एग्ज़ाम के थ्रू जो है इन जूनियर इंजीनियर्स को जो है रिक्रूट किया जाता है। एंड ये बेसिकली असिस्ट करते हैं टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग टास्क में, ठीक है। ऑब्वियसली इनका बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग का काम है, तो इसलिए जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं डिफेंस में यूज़ होती है वहाँ पे असिस्ट करने का काम करते हैं। एंड दे वर्क करते हैं द प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी डिफेंस रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, जो भी इक्विपमेंट बनते हैं, ठीक है, वहाँ पे वह अपनी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपका आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस है, जो कहीं ना कहीं आपको ग्रुप बी सिविल सर्विस की जॉब में देखने को मिलेगा। इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इंक्लूड प्रोवाइडिंग सिविलियन स्टाफ प्रोवाइड करना, सेक्रेटेरिएट सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना, क्लैरिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को हेडक्वार्टर पे, या फिर इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री। तो उन डिफेंस मिनिस्ट्री में जो है कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो बेसिकली डिफेंस सिविलियंस कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इन शॉर्ट कि जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ जो होते हैं इन द डिफेंस सर्विसेज में ये परफॉर्म करते हैं बहुत डाइवर्स रोल, एंड ये सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे आर्म्ड फोर्सेस को इन वेरियस कैपेसिटीज़ में, ठीक है, ताकि आर्म्ड फोर्स कहीं ना कहीं अच्छे से काम कर सके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि हाउ आर द मेंबर्स ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफिसर्स एंड द सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट कवर्ड। तो याद रखना कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसके अंदर कौन कौन कवर्ड है ये हमने देख लिया, ये मैंने ब्लू में हाईलाइट कर दिया है। और जो ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया वो चीज़ें जो कैट के अंडर नहीं आती। क्यों नहीं आती? बिकॉज जो मेंबर्स होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, यानी आर्म फोर्सेस हो गए, नेवी फोर्सेस हो गई, तो इन सब के जो मेंबर्स होते हैं इनका अगर मान लो कोई भी डिस्प्यूट आता है इनकी जॉब से रिलेटेड, इनकी सर्विस कंडीशन से रिलेटेड, तो उसके लिए ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड जो है डिफेंस में आपको देखने को मिलेगा ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं जो इन पर्टिकुलर मेंबर्स से जो ऑलरेडी डिफेंस में काम कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना जो सिविलियन है वो तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो डिफेंस फोर्सेस में काम कर रहे हैं आपके जो भी सोल्जर्स है, नेवी के ऑफिसर्स है, आर्मी के ऑफिसर्स है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उनके रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होगा तो आर्मी का जो भी वहाँ पे ट्रिब्यूनल बना रखा है तो वहाँ पे आर्मी के ट्रिब्यूनल में आर्मी की चीज़ों को सुना जाएगा। नेवी का ट्रिब्यूनल है तो नेवी के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी डिफेंस फोर्सेस है, ऑफिसर्स है, उनका वहाँ पे जो है डिस्प्यूट को सुना जाएगा, ठीक है। तो वो स्पेशलाइज्ड उनके लिए अलग से बना रहता है। सिमिलरली जो भी ऑफिसर्स या सर्वेंट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन ऑफिसर्स और सर्वेंट्स से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट खुद उसको हैंडल करता है।
इसके अलावा अगर सेक्रेटेरिएट स्टाफ जो होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनका भी कोई डिस्प्यूट है तो वो सेक्रेटेरिएट स्टाफ मतलब पार्लियामेंट जो है खुद से उस डिस्प्यूट को हैंडल करता है, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज पर्टिकुलर कैट के अंदर नहीं आती। कैट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक चेयरमैन है और बाकी मेंबर्स होते हैं। ओरिजिनली देखा जाए तो कैट के अंदर एक चेयरमैन था, वाइस चेयरमैन था और एक मेंबर था, बट अब की डेट में सिर्फ चेयरमैन और मेंबर ही प्रेजेंट है, वाइस चेयरमैन कहीं ना कहीं रिमूव कर दिया गया है। तो लेटर इन 2006 में द प्रोविजन फॉर वाइस चेयरमैन जो था कहीं ना कहीं इसको रिमूव कर दिया था बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट 2006। तो याद रखना एक अमेंडमेंट हुई थी 2006 के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू जो है वाइस चेयरमैन को रिमूव कर दिया गया बिकॉज ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी, एक चेयरमैन और बाकी मेंबर्स काफ़ी थे। तो हैंस देयर आर नाउ नो वाइस चेयरमैन इन द कैट में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। एट प्रेजेंट अगर बात करें द सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है चेयरमैन इज़ 1, यानी एक चेयरमैन होगा एंड जो बाकी के मेंबर्स होंगे वो 69 होंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, पहले आई थिंक 67 कुछ थे बट अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो कब ये चीज़ हुई है, तो एज़ पर द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021, यानी ये जो पर्टिकुलर 2021 में जो रिफॉर्म किया गया है ट्रिब्यूनल्स एक्ट में, इसके तहत हमें देखने को मिलेगा ये सब चेंजेस हुए हैं। तो किसी के पास अगर 6th एडिशन के अगर लक्ष्मीकांत हैं तो वहाँ पे ये जो नंबर्स होंगे कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट नजर आएंगे बिकॉज इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के थ्रू ये चीज़ें चेंज हुई हैं। एंड दे आर ड्रॉन फ्रॉम, यानी ये जो मेंबर्स से कहीं ना कहीं आते हैं फ्रॉम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन से, बट अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 50 ईयर्स इज नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन और अ मेंबर। यानी कम से कम 50 साल तो आपके होने चाहिए, उसके 50 साल की जो एज है आपकी वो आपने एटलीस्ट कंप्लीट कर दी हो, उसके बाद ही आप मेंबर बन सकते हो, चेयरमैन बन सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर। तो अर्लियर ये 5 साल का टर्म था, इसे कम करके 4 साल कर दिया गया है, और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स। और पहले देखने को मिलेगा 65 था, अब इसको 70 कर दिया गया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप जो लेटेस्ट अपडेटेड है उसको ही पढ़ना। इन केस ऑफ चेयरमैन यानी आपको देखने को मिलेगा चेयरमैन की जो एज है वो 70 ईयर्स कर दी गई है और जो मेंबर्स की एज है वो 67 कर दी गई है, मतलब इतने तक वो होल्ड कर सकते हैं अपना ऑफिस। वैसे टर्म 4 साल का है। और मेन चीज़ क्या है ना, विच एवर इज़ अर्लियर, मान लो कोई आपका चेयरमैन है, उसको कम से कम 4 साल के लिए काम करना है, ठीक है। और उसकी जो एज है रिटायरमेंट की 70 है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल उसकी एज मतलब जब उसको चेयरमैन बनाया जा रहा था तब उसकी एज मान लो 51 थी, क्योंकि 50 साल से ऊपर 51 थी। अब क्योंकि उसका रिटायरमेंट एज जो है 70 है, ठीक है, बट क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 70 तक काम करेगा तो मान लो 20 साल तो काम नहीं कर सकता, तो यहाँ पे सिर्फ 4 साल का लिया जाएगा, यानी जब वो उसकी एज 55 होगी तब बेसिकली उसको रिटायर कर दिया जाएगा। तो दोनों में से कोई एक चीज़ लेना है, या तो वो 4 साल ले या फिर वो अटेन कर ले एज एज ऑफ 70 ईयर्स इन केस ऑफ चेयरमैन, या फिर मेंबर की अगर हम बात करें तो 67 ईयर्स में रिटायर हो जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अगर देखें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 को, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एक्ट है बेसिकली पास किया गया था, ये जो पर्टिकुलर एक्ट है अगस्त 2021 में, और इसने कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दिया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 में, यानी अप्रैल 2021 में जो ऑर्डिनेंस आया था उसको रिप्लेस करके फाइनली 2021 में ये रिफॉर्म एक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है चेंजेस की गई थी, जैसे कि मैंने बताया कंपोजिशन में, सर्विस कंडीशन में जो चेंजेस की गई थी। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो बेसिकली इससे पहले जो था 5 साल था वो 4 साल कर दिया गया, जैसे कि हमने देखा। और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा इसने इस पर्टिकुलर एक्ट ने जो है इंक्लूड कर दिया एक सिलेक्शन कमेटी को, ठीक है, कि किस तरीके से मेंबर्स वगैरह को सिलेक्ट करना। तो एक सिलेक्शन कमेटी जो है यहाँ पे बनाई गई, जो अभी हम देखेंगे किस तरीके से वो काम करती है, यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने मिलेगी इस अमेंडमेंट के थ्रू आई है। और मेन काम क्या था इसका कि इंश्योर करना ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द सिलेक्शन प्रोसेस में जो है ट्रांसपेरेंसी है, दैट्स वाई ये सिलेक्शन कमेटी को बनाया गया था। अब अगर हम स्कोप देखें इस अमेंडमेंट का, तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इसने अमेंड करे हैं बहुत सारे एग्जिस्टिंग लॉज को, जैसे कि हम बात करें सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 को अमेंड किया है, कस्टम एक्ट 1962 को, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994, ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स एक्ट 2001 को, एंड इसके अलावा बाकी सब, ठीक है। अब मेन चीज़ आपको ये निकल के आएगा कि जो भले ये एक्ट आ गया है बट कुछ काफ़ी टाइम पे जब ये आया था उसमें कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही थी कि ये जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट है
इसने कहीं ना कहीं ट्रिगर कर दिया डिबेट्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी ओवर द पावर ऑफ लॉ मेकिंग एंड द लिमिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जुडिशरी को लगा कहीं ना कहीं ट्रिब्यूनल फॉर्म कर दिया, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है कहीं ना कहीं वो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही हैं इन द फील्ड ऑफ कह सकते हैं पावर, कि किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या लिमिटेशंस होंगी। एंड सम आर्ग्यू दैट द एक्ट अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रिब्यूनल, यानी जिस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी को लेके आ रहे हो, किस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को मेंबर को सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ट्रिब्यूनल की इंडिपेंडेंस है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो एंड देयर एबिलिटी टू फंक्शन इफेक्टिवली, क्योंकि जिस पर्पस के लिए आपने बनाया था कि इफेक्टिवली फंक्शन करे, स्पीडी ट्रायल करे, तो वो कहीं ना कहीं उनकी इंडिपेंडेंस जैसे ही आप ब्रीच करने की कोशिश करोगे, इंटरफेयर करने की कोशिश करोगे, तो ये काम भी वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पिक्चर में देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा इस पर डिबेट हुई थी, बट क्योंकि हमें फर्दर डिबेट के बारे में नहीं जानना है, हमें जो पॉलिटी के अंदर जो चीज़ें मैंशन है उनको बारे में हमें समझना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फर्दर कि द अपॉइंटमेंट ऑफ अ चेयरमैन एंड द मेंबर इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट करती हैं, बट किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ अ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है, जिसको चेयर करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कोई भी जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, जिसको नॉमिनेट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसके द्वारा उस पर्टिकुलर मतलब सर्च कम सिलेक्शन कमेटी को चेयर किया जाएगा, एंड जो भी उसमें मेंबर्स होंगे वो कहीं ना कहीं रिकमेंड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर चेयरमैन और मेंबर जो कि ट्रिब्यूनल के लिए अपॉइंट करना है उसको बेसिकली अपॉइंट कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है, द कैट इज़ नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन इन द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो ये जो प्रोसीजर है जो बाकी के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर जो लोअर कोर्ट है फॉलो करते हैं, उन प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए बाउंडेड नहीं है। यानी कैट अगर चाहे तो इट इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो कर सकता है, एंड दिस प्रिंसिपल कीप द कैट फ्लेक्सिबल इन अप्रोच, यानी वो कहीं ना कहीं अपनी केसेस को हिसाब से जो है अपने आप को फ्लेक्सिबल कर सकता है। अगर लगता है कि उसको केस की ये जो पर्टिकुलर केस है बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से सॉल्व हो सकता है, तो उसको उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगा। मतलब एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए कि जो भी डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो सकें। ठीक है, अगर मान लो प्रमोशन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है तो वो वहाँ पे इजी तरीके से रिजॉल्व हो सके, ज़रूर नहीं है कि उसके लिए ये जो पर्टिकुलर मैकेनिज्म है इसको ध्यान में रख के काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया ओनली अ नॉमिनल फी ऑफ ₹50 टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट, यानी जो भी एप्लीकेंट है, जो भी सेंट्रल एम्प्लॉय है या फिर जो सैट के केस में देखने को मिलेगा जो भी स्टेट का एम्प्लॉय है, जब भी वो इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल में अपना केस फाइल करने के लिए जाएगा तो मिनिमम ₹50 जो है, ओनली या ₹50 जो है कहीं ना कहीं उसको पे करने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि वो इनएक्सपेंसिव प्रोसीजर इसको बना दिया गया है। द एप्लीकेंट में अपीयर आइदर इन पर्सन और थ्रू अ लॉयर। अब मेन यहाँ पे कुछ चीज़ फ्लेक्सिबल कर दी गई है कि या तो एप्लीकेंट खुद से अपीयर हो ट्रिब्यूनल के अंदर अपना केस यहाँ पे कहीं ना कहीं देखे, या फिर वो अपने किसी लॉयर को भेज सकता है और लॉयर उसके बिहाफ में जो है देखने को मिलेगा उस ट्रिब्यूनल में केस वगैरह लड़ रहा है और कहीं ना कहीं जो भी उसकी ग्रीवांसेस है उसको रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। तो अब हम बेसिकली बात करते हैं कि एक्चुअली नेचुरल जस्टिस में होता क्या है। तो नेचुरल जस्टिस रेफर करता है एक फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल है जहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि फेयरनेस रहे, इम्पार्शियलिटी रहे एंड ड्यू प्रोसेस की यहाँ पे बात की जाए लीगल प्रोसीडिंग में। जब भी जो पर्टिकुलर जज है वहाँ पे जो भी अपना न्याय देगा कहीं ना कहीं फेयर तरीके से देना चाहिए, इम्पार्शियल तरीके से, और ड्यू प्रोसेस को कहीं ना कहीं फॉलो करना है। एंड दिस प्रिंसिपल एक्ट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन बाय द अथॉरिटीज़, यानी जो भी अथॉरिटीज़ का आर्बिट्री एक्शन होता है उसके अगेंस्ट जो है सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्ट करता है जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट्स को। अगर हम बात करें नेचुरल जस्टिस की, उसके दो प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला कि नो वन शुड बी जज इन देयर ओन कॉज, यानी कहीं ना कहीं ये जो प्रिंसिपल है ये प्रोहिबिट करता है ऐसे पर्सन को फ्रॉम एजुकेटिंग अ मैटर इन विच दे हैव पर्सनल इंटरेस्ट और बायसनेस। अगर मान लो कोई भी ऐसा केस जज के सामने आता है जहाँ पे उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट उससे जुड़ा हुआ है, तो सिंपली उस जज को क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर केस को हैंडल करने से मना करना होगा और कहना होगा कि सामने वाले को बताना भी होगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर केस है ना इसके अंदर मेरे कुछ ना कुछ कोई पर्सनल इंटरेस्ट जो इन्वॉल्व है, दैट्स वाई मैं इस केस को नहीं लड़ सकता, आप किसी और जज को जो है इस केस को रेफर कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मान लो कि इफ़ अ जज हैज़ अ फाइनेंशियल स्टेक लगे हुए उस केस के अंदर, तो दे शुड रिक्यूज देमसेल्फ टू मेंटेन इम्पार्शियलिटी, क्योंकि देखो इम्पार्शियलिटी आपको मेंटेन करनी है तो तभी हो पाएगी जब आप उस पर्टिकुलर केस से हट जाओगे कोई और जो है बेसिकली अच्छे फेयर तरीके से उस पर्टिकुलर केस को जो है हैंडल करेगा। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो हेयर द अदर साइड, यानी आपको यहाँ पे प्रिंसिपल में बताया गया है कि दिस प्रिंसिपल मैंडेट दैट ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर केस एंड टू बी हर्ड, यानी जो भी पार्टीज यहाँ पे मान लो पार्टी नंबर ए है, पार्टी नंबर बी है, मान लो कोई सेंट्रल का एम्प्लॉय है, उससे कुछ प्रॉब्लम है
सेंटर के जो भी ऑफिसर सेंटर गवर्नमेंट से, तो जो भी दोनों पार्टीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है तो दोनों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि भाई तुम आओ और जो भी तुम्हें कहना है वो यहाँ पे कहो, आपकी बात यहाँ पे सुनी जाएगी। यानी इट प्रिवेंट द डिसीजन बेस्ड ऑन द इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप जस्टिस प्रोवाइड नहीं करोगे, आप दोनों पक्षों की बातों को कहीं ना कहीं सुनने की कोशिश करोगे। जब आप दोनों पक्षों की बातों को सुनोगे तो कहीं ना कहीं आप ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर रहे हो। अब हम बात करते हैं कि जो नेचुरल जस्टिस है किस तरीके से अप्लाई होता है। तो अगर इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका आर्टिकल नंबर 14 है जो कि बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि इट इंश्योर दैट ऑल द इंडिविजुअल जो है उसको ट्रीट किया जाना चाहिए इक्वली बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल हैं एंड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अगर आप नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो आर्बिट्रेरीनेस है उसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। तो एक आर्टिकल नंबर 14 की बात की जाए और एक आर्टिकल नंबर 21 जहाँ पे आप राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की जाती है, यानी गारंटीड करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड नेचुरल जस्टिस जो है कहीं ना कहीं नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं जब भी आप बात की जाए तो वो आर्टिकल नंबर 21 के साथ ही रीड करता है एंड इंश्योर करता है कि फेयर प्रोसीजर होना चाहिए इन मैटर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी का जब भी मैटर होगा तो फेयर तरीके से उसको करना है। आर्टिकल नंबर 22 की बात करें तो गारंटीड करता है नेचुरल जस्टिस एंड द प्रोविजन ऑफ फेयर हियरिंग ऑफ अरेस्टेड पर्सन, किस तरीके से जो पर्सन अरेस्टेड है उनके लिए किस तरीके से आपको करना है। एंड जो आपका मेन डीपीएसपी है उसका आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल नंबर 39A है जो कि बात करता है किस तरीके से हमें सोशली इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली बैकवर्ड सेक्शन जो हैं उन लोगों को हमें फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है और जितने भी डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपका आर्टिकल नंबर 311 है जो बेसिकली इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए सिविल सर्वेंट्स को। ठीक है, एडिशनली आर्टिकल नंबर 32 226 हो गया एंड आर्टिकल नंबर 136 प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जब वायलेशन होता है तो वहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड करता है। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो नेचुरल जस्टिस क्या है यहाँ पे कि मेन चीज़ क्या है कि आप यहाँ पे वो जो सिविल प्रोसीजर कोड में जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो ना करके आप सिंपल प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो, बट भले वो प्रोसेस भले ही सिंपल क्यों ना हो बट यहाँ पे फेयरनेस बेसिकली हमेशा रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, इम्पार्शियलिटी रहेगी और उस तरीके से जो है केस को यहाँ पे सुना जाएगा। देन यहाँ पे बात की जा रही है कि ओरिजिनली अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कैट कुड बी मेड ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट, बट जैसा कि हमने कहा था कि चंद्रा कुमार केस जो कि 1997 में आया था तो 1997 से पहले आपको देखने को मिलता था कि जो भी कैट डिसीजन लेता था उसकी अपील आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में कर सकते थे। यानी आप यहाँ पे कर रहे हो हाई कोर्ट को पीछे छोड़ के, यानी हाई कोर्ट को पास करके आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली चले जा रहे हो अपील के लेके। बट यहाँ पे देखने को मिला कि चंद्र कुमार केस जो कि 1997 में आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया दिस रिस्ट्रिक्शन ऑन द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी एंड होल्डिंग द जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पहले हाई कोर्ट पे जाना है और ये इस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू का पार्ट बना दिया और एक बार वो चीज़ अगर जुडिशियल रिव्यू का पार्ट बन जाएगी तो वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो यानी जो एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस था उसने क्लॉज 2D जो था आर्टिकल नंबर 323A को उसको डिक्लेयर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पे ये जो आर्टिकल जो ये क्लॉज डी की बात कर रहे हैं इससे बेसिकली देखने को मिलेगा कि वो जो पर्सन है वो अपील लेके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा था, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दी। यानी कि अब उनके पास क्या है, आपको प्रॉपर जो भी हायरार्की है उसको फॉलो करना है। यानी अगर मान लो कैट ने कोई भी डिसीजन दिया है तो सिंपली पहले आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है अगेन इट्स लेड डाउन दैट द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कैट शेल लाई बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। यानी जो कंसर्न हाई कोर्ट होगा यानी जिस पर्टिकुलर मान लो स्टेट में वो कैट है उसके आसपास जो भी आपको नियर बाय जो भी हाई कोर्ट नज़र आ रहा है उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट की जो डिवीजन बेंच है वहाँ पे आप अपील कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एग्रीगेट पब्लिक सर्वेंट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ कैट, फर्स्ट उसको बेसिकली हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, देन यहाँ पे बताया गया है अब हम बात करते हैं एक चीज़ यहाँ तो मैं चाहती हूँ एक बार एग्जांपल के थ्रू आप समझो किस तरीके से कैट जो है प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक एम्प्लॉय है XYZ, मान लो कोई एम्प्लॉय A है, उसने क्या करा एक कस्टम ऑफिसर जो है
कहीं ना कहीं बिलीव दैट द प्रमोशन वॉज अनफेयरली एंड डिन्यूड ड्यू टू द प्रोसीजर एरर। मान लो किसी प्रोसीजर एरर की वजह से उस पर्सन का जो प्रमोशन है कहीं ना कहीं अनफेयर तरीके से डिनाई कर दिया गया है कि भाई इस पर्सन जो है इसको अब प्रमोशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कुछ एरर्स की वजह से, मान लो उसने कुछ गलती करी हो, तो वहाँ पे सरकार ये बोल रही है कि इसको प्रमोशन डिनाई किया जाता है। अब ये जो एम्प्लॉय है वो कहीं ना कहीं फाइल करेगा केस बिफोर दी कैट, ताकि वो जो भी उसके ग्रीवेंसेस है उसको रिड्रेस किया जाए। अब मान लो ये जो पर्सन है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय में मतलब ऑब्वियसली काम करता है, कस्टम ऑफिसर है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैट की जो बेंच है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं उसने मान लो केस फाइल किया एंड अलॉन्ग विद बोथ पार्टीज टू प्रेजेंट देयर आर्गूमेंट। अब क्योंकि यहाँ पे जब केस फाइल कर दिया बेसिकली जो बेंच है इसकी न्यू दिल्ली के अंदर, तो दोनों पार्टीज जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी और अपने अपने आर्गूमेंट को पेश करेंगी। अब एम्प्लॉय जो ए है बेसिकली वो कहीं ना कहीं बताएगा कि किस तरीके से उसने जो है अपना काम किया है, फिर भी जो है सामने वाली जो गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं अनफेयर तरीके से डिनाई कर रही है। तो फिर जो पार्टी है जो जिसके खिलाफ उसने अगेंस्ट किया है, तो वो पार्टी भी कहीं ना कहीं अपना आर्गूमेंट्स देंगी। अब मेन यहाँ पे कैट का काम ये है एग्जामिन करना कि जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पेश किए जा रहे हैं, जो भी विटनेसेस यहाँ पे हैं, जो भी लीगल प्रोविजंस यहाँ पे, उनको जो है कहीं ना कहीं देखें और बेस्ड ऑन द नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल के तहत कहीं ना कहीं वो डिलीवर करें अपने जजमेंट को। आइधर अपहोल्ड करें कि भाई जो भी डिनाइल आपने किया है वो सही तरीके से किया है, या फिर अगर उसको लगता है जो एविडेंसेस उसके पास हैं, जो विटनेसेस उसके पास हैं, कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहे हैं कि जो आपने कहीं ना कहीं डिनाई कर रखा है उसके प्रमोशन को, कहीं ना कहीं ये गलत है, आपको इस पर्सन को जो प्रमोशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ये जो कैट है अपना काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है अगेन इसको 1985 में बनाया गया था बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। इट एम्पावर करता है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिस तरह से कैट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे देखने को मिलेगा जो सैट है यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, इसको भी कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है टू स्टैब्लिश द दिस सैट ऑन द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि अगर मान लेते हैं कि जो भी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट अगर मान लो रिक्वेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई उसको भी अपने पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो है सैट चाहिए, सो दैट उनके यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ है उनका कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट को वो पर्टिकुलर सैट हैंडल कर सके, तब वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर एक्ट 1985 के तहत उस पर्टिकुलर स्टेट में सैट को फॉर्म करेगा। लाइक द कैट द सैट एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, यानी सैट के पास भी पावर दे रखी है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के, नहीं जो भी पर्टिकुलर डिस्प्यूट होगा डायरेक्टली सैट उसको सुनेगा। इन रिलेशन टू द रिक्रूटमेंट एंड ऑल द सर्विस मैटर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, याद रखना स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या फिर सर्विस कंडीशन से रिलेटेड, तो वो उस केसेस को हैंडल करेगा। अब हम बात करते हैं सैट के अंदर, तो वही चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं जिसको अपॉइंट करता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, जिसको चेयर किया जाता है जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। याद रखना अगर हम बात करें कैट की, तो उसमें जो सर्च कमेटी थी उसको कौन चेयर कर रहा था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। बट वहीं हम बात करें सैट की, तो वहाँ पे जो बेसिकली सर्च कमेटी है उसको कौन चेयर कर रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और उस पर्टिकुलर स्टेट का जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होंगे वो कहीं ना कहीं जो भी नाम है रिकमेंड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट उस हिसाब से चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट करेंगी। द एक्ट ऑल्सो मेक अ प्रोविजन फॉर सेटिंग अप द जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी ये जो पर्टिकुलर एक्ट है 1985 का, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने की बात की गई है फॉर 2 और मोर स्टेट। यानी अगर उनको लगता है कि मतलब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट में कॉमन होना चाहिए है ट्रिब्यूनल, बेसिकली जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होना चाहिए, तो अगर मान लो वो ये 2 से 3 स्टेट अगर मान लो रिक्वेस्ट कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई हम क्या करते हैं कॉमन एक ट्रिब्यूनल बना लेते हैं जो हमारे 3 स्टेट या 1 से 2 स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में जो है कहीं ना कहीं वर्क करेगा, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से जॉइंट ट्रिब्यूनल फॉर्म कर सकती है। A JAT exercise all jurisdiction the power exercised by the administrative tribunal for such state, यानी जिस पर्टिकुलर स्टेट में वो जॉइंट ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है तो उन पर्टिकुलर स्टेट में जो भी उसका जुरिसडिक्शन होगा वहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी पावर जो होगी उन पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेगी। द चेयरमैन एंड द मेंबर जो होंगे जैट के आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, यानी जो पर्टिकुलर स्टेट है उनके गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद वहाँ पे जो भी जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जो भी चेयरमैन होंगे मेंबर्स होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा।
ठीक है, तो अभी हमने आपका आर्टिकल 323A के अकॉर्डिंग जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स थे उनको हमने फिनिश कर लिया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 323B की, जहाँ पे बात की जाती है ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स के लिए जो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर ऑथराइज्ड, यानी यहाँ पे दोनों को पावर दी गई है, पार्लियामेंट को भी और स्टेट लेजिस्लेचर को भी, कि आप बेसिकली स्टैब्लिश कर सकते हो ऐसे ट्रिब्यूनल फॉर द एजुकेशन ऑफ द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द मैटर्स लाइक, पहला टैक्सेशन से रिलेटेड अगर मान लो कोई भी मैटर है, अगर मान लो स्टेट में कोई मतलब ऐसा डिस्प्यूट आता है तो स्टेट लेजिस्लेचर जो अपने हिसाब से उस ट्रिब्यूनल को बना सकता है अपने स्टेट के अंदर। वहीं सेंटर में कुछ होता है तो पार्लियामेंट बेसिकली उस पर्टिकुलर टैक्स से रिलेटेड जो भी ट्रिब्यूनल है, जो कि स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल होगा, जो टैक्स से रिलेटेड जो भी मैटर्स होगा उनको कहीं ना कहीं हैंडल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाती है फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ है, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी है, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी डिस्प्यूट है, फूड स्टफ हो गया, रेंट एंड टेनेंसी राइट हो गया। अब एक चीज़ याद रखना कि जो रेंट एंड टेनेंसी राइट है ना, ये इसको ऐड किया गया था 75th अमेंडमेंट एक्ट 1993 के टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पे सब चीज़ें तो आपको क्लियर हो रही होंगी, बट एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है फूड स्टफ़। तो फूड स्टफ़ बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ है, किस तरीके से, ठीक है। तो फूड स्टफ़ के अंदर क्या चीज़ें आती है तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, कि सपोज़ मान लो एक फूड बिजनेस ऑपरेटर है, ठीक है, याद रखना फूड बिजनेस ऑपरेटर है जो कहीं ना कहीं अपनी जो है बेकरी चलाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि उसका जो बेकरी चला रहा है उसमें जो ब्रेड वगैरह वो बेच रहा है, कहीं ना कहीं वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, और क्योंकि वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की है तो वहाँ पे जो फूड सेफ्टी नॉर्म जो आते हैं कहीं ना कहीं उसको वॉयलेट यहाँ पे किया जा रहा है। तो अगर इस तरीके से पकड़ा गया वो जो फूड बिजनेस ऑपरेटर, अगर इस तरीके से किसी ने उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं केस फाइल कर दिया कि भाई तुम इस तरह से सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो ब्रेड है क्यों बेसिकली आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है कहीं ना कहीं अगर मान लो इंस्पेक्ट करता है उसकी बेकरी के अंदर, कलेक्ट करता है वो सारे के सारे सैम्पल्स को, और सैम्पल्स को कलेक्ट करने के बाद पता चलता है कि उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फूड बिजनेस ऑपरेटर को एक नोटिस सेंड कर सकता है। अब जब नोटिस सेंड करेगा तो कहीं ना कहीं आप जानते हो उसको अच्छे से अपना बेकरी वगैरह चला नहीं सकता, तो दैट्स वाई इफ़ द FBO मतलब जो पर्टिकुलर जो फूड बेकरी ऑफिसर है, मतलब ऑपरेटर है बेसिकली, अगर मान लो ये डिसएग्री कर रहा है कि वो जो पर्टिकुलर नोटिस जो मुझे मिला हुआ है फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा कि मैं भाई इसको डिसएग्री करता हूँ और जो पेनल्टी मुझ पर लगाई गई है मैं उसको मानने से इनकार करता हूँ, तो वो सिंपली क्या करेगा, ये जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है इसके पास ऑप्शन है कि वो बेसिकली जा सकता है अपना केस जो है फाइल कर सकता है फूड सेफ्टी एपीलेट ट्रिब्यूनल पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो फूड सेफ्टी एपीलेट ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है तो वो इसी पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड बनाया गया है, यानी फूड से रिलेटेड अगर इस तरह से कोई करता हुआ नजर आएगा, यानी कि अगर मान लो कोई फूड में एडल्ट्रेशन करता हुआ पकड़ा गया, फूड सेफ्टी जो स्टैंडर्ड है उसको कहीं ना कहीं उसके जो नॉर्म्स है कहीं ना कहीं उस पर फेल हो गया, वो फूड में जो लेबलिंग वगैरह सही से नहीं हुई है, फूड इस तरीके से कंज्यूमर की अगर मान लो कोई कंप्लेंट आती है, तो इन सारे मैटर्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा एक स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल बनाया गया है जिसका नाम है फूड सेफ्टी एपीलेट ट्रिब्यूनल, और इसको स्टैब्लिश किया गया है अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो कि 2006 में आया था, जिसको हम FSI बोलते हैं। और इसका प्राइमरी फंक्शन यही है कि ये बेसिकली अपील्स मतलब हेयर करना अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय द फूड सेफ्टी कमिश्नर, यानी फूड सेफ्टी कमिश्नर के द्वारा जो भी बेसिकली ऑर्डर्स निकाले जाते हैं उनसे जो भी अपीलें आती हैं उनके अगेंस्ट जो है कहीं ना कहीं सुनवाई करने का काम करता है। ठीक है, तो दैट्स वाई आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल बताया था फूड बिजनेस ऑपरेटर का, कि किस तरीके से जब वो उस पर्टिकुलर नोटिस के अगेंस्ट जो है वो अपील फाइल करता है फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो यहाँ पे अब काम जो है होता है फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल का कि वो दोनों ही साइड्स को एग्जामिन करेगा, यानी जो पर्टिकुलर ऑफिसर है फूड सेफ्टी ऑफिसर उसने किस तरीके से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ें उसके अंदर मिली है वो भी देखेगा, और जो मेन आपका जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो किस तरीके से अपनी दलीलें रख रहा है उन सबको भी सुनेगा अच्छे से, ताकि उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं वो डिसीजन ले सके। एंड इस तरीके से जो पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल बनाया गया है कहीं ना कहीं इंश्योर करेगा फूड सेफ्टी को एंड रेगुलेट करेगा जो भी प्रोसीजर यहाँ पे FSI FSSA के द्वारा जो रेगुलेशंस जो कहीं ना कहीं
साबित की हैं, किस तरीके से हमेशा जब भी फूड को चेक करने की बात की जाएगी तो ये सब चीज़ें उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रख के कहीं ना कहीं वो अपना डिसीजन यहाँ पे देता हुआ नजर आएगा ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से स्पेसिफिक मैटर के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, ताकि इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको बेसिकली हाई कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट में इस तरीके से ना जाना पड़े, डायरेक्टली वो इस यहाँ पे अपने ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के तहत जो है इस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल में आके अपना केस फाइल कर सकते हैं। देन अभी यहाँ पे हम एक तरह से डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B के अगर बीच में डिफरेंस देखें तो आर्टिकल 323A जो है बेसिकली कंटेम्पलेट्स करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ट्रिब्यूनल फॉर पब्लिक सर्विस मैटर, यानी जो भी पब्लिक सर्विस मैटर चाहे वो सेंटर की हो या फिर स्टेट की हो या फिर लोकल बॉडीज़ की हो, इन पब्लिक सर्विस मैटर से जो भी डिस्प्यूट होगा तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल 323A इसको कहीं ना कहीं वहाँ पे उसके तहत जो ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे। अगर हम बात करें आर्टिकल 323B की तो वो कंटेम्पलेट्स करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर सर्टेन अदर मैटर्स के लिए। कौन कौन से मैटर्स थे वो भी हमने देख लिए। नेक्स्ट है वाइल ट्रिब्यूनल्स अंडर जो आर्टिकल 323A के अंदर ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसको बनाने की पावर आपको पार्लियामेंट के पास ही है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो या फिर पार्लियामेंट एक ही चीज़ है, तो उनके पास पावर है इसको बनाने की। वही हम आर्टिकल 323B की बात करें तो उसको स्टैब्लिश किया जाता है बोथ बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा विद रिस्पेक्ट टू द मैटर फॉलिंग विद इन देयर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर। यानी कि अगर मान लो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके अंदर जो भी लेजिस्लेटिव जो है मैटर्स हैं, जो जो सब्जेक्ट्स के ऊपर वो लॉ बना सकते हैं, उन्हीं पर्टिकुलर लॉ के अगेंस्ट, उन्हीं पर्टिकुलर मैटर्स के अगेंस्ट अगर मान लो कोई डिस्प्यूट होता है तो उस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल के अंदर सुना जाएगा। ऐसा नहीं कि वो जो मैटर है कहीं ना कहीं सेंटर के लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आता है और उस मैटर को कहीं ना कहीं उस मैटर से रिलेटेड अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो आप स्टेट के जो भी ट्रिब्यूनल बनाए उसके अंदर उसको सुन रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा मैटर जो कि उनके रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर आता है, चाहे वो सेंटर के अंदर आता है, सेंटर उसके हिसाब से लॉ ट्रिब्यूनल बनाए जो पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम करेगा, और स्टेट के अंदर जो भी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है उसके अंदर जो भी चीज़ें आती है तो उसके लिए वो ट्रिब्यूनल बनाए, ठीक है। कोई भी किसी के लेजिस्लेटिव जो है डोमिनेंट में जो है बेसिकली डोमेन में नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 323A ओनली वन ट्रिब्यूनल फॉर द सेंटर एंड वन फॉर ईच स्टेट और 2 और मोर स्टेट में भी स्टैब्लिश किए जाएंगे एंड देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। यानी जैसे कि हमने बात की कि जो कैट है, यानी जो भी कैट है या फिर सैट है, उस केस में आपको देखने को मिलेगा कोई भी हायरार्की नहीं है। हर एक ट्रिब्यूनल जो है जिस पर्टिकुलर आपने देखने को मिलेगा प्रिंसिपल बेंच उसके दिल्ली में है, उसके अलावा जो भी रीजनल बेंचेस है वहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ओनली वन ट्रिब्यूनल आपको सेंटर में देखने को मिलेगा एंड उसके अलावा हर एक स्टेट में देखने को मिलेगा। अगर जॉइंट है तो दो से ज़्यादा स्टेट्स में भी हो सकता है वो, ठीक है। और कोई हायरार्की यहाँ पे नहीं है। पर जबकि हम बात करते हैं आर्टिकल 323B की तो यहाँ पे आपको हायरार्की देखने को मिलेगी। यानी कि अगर मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट में अगर मान लो इस तरह का मान लो कोई टैक्स रिलेटेड कोई ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, उसके नीचे मान लो जो आपका विलेजेस हैं या फिर जो भी आपके छोटे छोटे जो टाउन्स वगैरह हो गए, डिवीजन हो गए, वहाँ पे भी बनाया गया है। तो अगर मान लो इसने जो कुछ फैसला लिए तो उसका डोमेन यहाँ पे आ सकता है, इसका कहीं ना कहीं जो डिसीजन है कहीं ना कहीं वो ऊपर वाले पर रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे वो हायरार्की सिस्टम आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। बट वो हायरार्की कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। बिकॉज हायरार्की अगर सिस्टम अगर डाल देते हैं ना हम ट्रिब्यूनल के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर, तो वही होता है कि चीज़ें पेंडिंग पे पेंडिंग हो जाती है। और मेन जो एम था इसको बनाने का कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, यानी कम से कम टाइम के अंदर जो है केस को रिजॉल्व करना है और इनएक्सपेंसिव इसको रखना है, तो दोनों चीज़ें इंश्योर की जा सकें। एंड नेक्स्ट यहाँ बताया गया कि चंद्र कुमार केस 1997 में बोला गया है द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट दोज प्रोविजन ऑफ ईच 2 आर्टिकल्स विच एक्सक्लूड द जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हैंस द जुडिशियल रेमेडीज आर नाउ अवेलेबल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ दिस ट्रिब्यूनल। यानी मेन चीज़ क्या है कि ये जो ट्रिब्यूनल्स हमने बनाए गए हैं ना कहीं इनके जुरिसडिक्शन में जो चीज़ें आती हैं उसको वो हैंडल करेगा। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मान लो कोई भी पार्टी इस पर्टिकुलर डिसीजन से सहमत नहीं होती तो वो रिस्पेक्टिव जो भी तरीका है कि पहले आपको हाई कोर्ट जाना है देन सुप्रीम कोर्ट जाना है तो उसको फॉलो कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि द एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 क्लॉज 2D ऑफ आर्टिकल 3023A एंड क्लॉज 3D ऑफ आर्टिकल 323B वर डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि इससे पहले क्या हो रहा था कि ये जो पर्टिकुलर 2 आर्टिकल है
323A और B की हम जब बात करें तो इन आर्टिकल्स में कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो कहीं ना कहीं डील करते थे कि यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं चलेगा। तो इस प्रोविज़न को कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया अकॉर्डिंग टू दिस केस। यानी इस पर्टिकुलर केस जब आया था तो उन्होंने ये सारे जो प्रोविजंस जो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन को और सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को यहाँ पे एक्सक्लूड करने की कोशिश कर रहे थे, उन प्रोविजंस को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। और कैसे डिक्लेयर किया वो चीज़ हमने इस पर्टिकुलर क्लॉजेस को, ये जो पर्टिकुलर क्लॉजेस थे यानी आर्टिकल 323A में जो क्लॉज नंबर 2D था, वही आर्टिकल 323 में जो क्लॉज नंबर 3D था, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को बेसिकली कर रहा था कि यहाँ पे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को एक्सक्लूड करने की कोशिश कर रहा था। दैट्स वाई आपको देखने को मिलेगा कि चंद्रा केस के तहत आपके सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया है। यानी आज की डेट में जो भी जुडिशियल रेमेडीज़ है वो नाउ अवेलेबल है अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ दिस ट्रिब्यूनल। यानी ट्रिब्यूनल के पास जो भी मतलब जो भी ऑर्डर्स ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए जाएंगे तो उसके अगेंस्ट जो भी रेमेडी आपको चाहिए वो रेमेडी कहीं ना कहीं आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हो। बट पहले ऐसा नहीं था। हाई कोर्ट का मतलब जो ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन था मान लो फाइनल ही माना जाता था, उसके फर्दर आप अपील नहीं कर सकते थे। मतलब इस तरह का शायद प्रोविजन होगा। बट अब के डेट में आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपको कोई भी रेमेडी चाहिए तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर चैप्टर आपका फिनिश होता है, छोटा ही था। ठीक है, आई होप आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लैरिटी अब हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। ठीक है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसने नहीं किया। अगर आपको बेसिकली वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुंचाइए, बिकॉज कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता। दैट्स वाई बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में चले जाते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। और हम भी जानते हैं किस तरीके से कोचिंग सेंटर्स के अंदर ये मतलब फ़ीस भले ही लेते हों, बट वो जो बेसिकली वो जो डिटेल में जो कंसेप्ट को क्लियर करने की चीज़ें होती है ना, वो कहीं ना कहीं वो मिस आउट कर जाते हैं। बिकॉज मेरे साथ खुद ये चीज़ हुई है और मैंने जब खुद से जब सेल्फ स्टडी किया तभी ये सब चीज़ों को मैंने समझने की कोशिश की है। दैट्स वाई अगर इस तरीके से अगर हमारे वीडियोज़ के तहत अगर किसी भी पर्सन को थोड़ा भी बेनिफिट मिल रहा है तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती हमारे लिए। सो आज के लिए हम फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन बाय।